एपिसोड ऑफ डिस्कवर बीइंग्स पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान की टेक्निकल एजुकेशन फील्ड के हवाले से है। और आई एम वेरी प्राउड टू से कि पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो उनसे उनका ताल्लुक है। मैं एपटेक पाकिस्तान के सीईओ से आपका तारुफ करवाता हूँ, इकबाल यूसुफ शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हम पॉडकास्ट का सवालों से आपसे आगाज़ करें। उसके अंदर सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा आपकी अर्ली लाइफ के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, और एपटेक तक का जो सफ़र था वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। अर्ली लाइफ के बारे में मैं अगर मेरी स्कूलिंग की आप बात करें जी जी। तो शायद कुछ दिनों की मेरी स्कूलिंग जो स्कूल की शक्ल मैंने देखी है वो एनजेवी स्कूल कराची था। बट मेरे फादर की जॉब के सिलसिले में वी मूव टू हैदराबाद, जामशोर बेसिकली। जी जी। और उसके बाद थ्रू आउट कॉलेज तक मॉडल स्कूल हैदराबाद, अगर आपने देखा हो तो इट्स एन अमेजिंग बिल्डिंग। ठीक। एंड वी ऑलवेज फील प्राउड जब भी मॉडल स्कूल की बिल्डिंग की कोई वीडियो, कोई पिक्चर, कोई अपलोड होती है। इट्स वेरी प्रोमिनेंट बिल्डिंग इन हैदराबाद। तो मॉडल स्कूल्स में तालीम हुई शुरू से लेकर के दिन क्लास 1 से लेके मैट्रिक, एंड मैट्रिक के बाद फिर कॉलेज भी उसी के साथ ही अटैच्ड है। तो वो हुई। एंड उसके बाद आई गॉट एडमिशन इन मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जामशोर। जी जी। वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी किया। बट जब इलेक्ट्रिकल में एडमिशन हो रहा था तो उस वक्त कंप्यूटर सिस्टम्स की फील्ड नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1985। तो उस वक्त कंप्यूटर सिस्टम की बिल्कुल नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी। तो मुझे अट्रैक्शन हुआ था कि मैं कंप्यूटर्स को, लेकिन बीइंग फ्रॉम द स्टेरियोटाइप फैमिली, एंड वो होता है ना कि अपना नई चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए टाइम नई लगता है। चीज़ को अडॉप्ट करना। और दूसरा, उस वक्त तो अगर इंजीनियर बंदा बन रहा है तो दो ही फील्ड शायद हमारे पेरेंट्स को भी और हमारी सोसाइटी को भी पता होती थी कि या तो ये सिविल इंजीनियर बनेगा या वापडा में जाएगा। तो ये दो ही चीज़ें होती थी। तो बहरहाल मैंने पेरेंट्स से बात भी की, तो लेकिन वही हुआ कि नहीं, अब हम जी जी जी। जैसे जिस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो वहाँ पे जो आखिर में फादर डिसाइड करता है वो ही बिल्कुल। तो वो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद मैंने एज ए लेक्चरर जो है वहीं पे मेरी जॉब भी हो गई। अच्छा, आपने स्टार्ट टीचिंग से स्टार्ट ही टीचिंग से। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मेरे फादर भी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी से। मेरे दादा भी जो है जी जी। वो लाड़काने के हवाले से और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से अपने ज़माने के एक बहुत ही एक फैमिली बैकग्राउंड प्रोमिनेंट जो है ना वो पर्सनैलिटी रहे हैं। तो बेसिकली वही फैमिली तो बस उसी में रहे। फिर यूनिवर्सिटी में कुछ अरसे के लिए लेक्चरशिप की। देन लाइक आई स्टार्टेड फीलिंग के यार कुछ नया होना चाहिए। अब नस्लों दर नस्ल तो बल्कि वो कुछ जो अजीज़ व अकारब होते थे, कुछ फादर के दोस्त होते थे या कुछ और लोग होते थे, वो कहते थे यार तुम लोगों को कोई और नौकरी नहीं मिलती क्या? तो बेसिकली ये था। तो बट देन आई मूव ट्राई टू मूव टू गवर्नमेंट सेक्टर, बट वहाँ पे बिल्कुल नहीं हुई है। देन आई मूव फॉर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देन मास्टर्स किया। जी जी। एंड उसके बाद अगेन आई थॉट के शुड मूव फॉरवर्ड टू PhD, बिकॉज वो
चूँकि फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन से था जी जी। और उस तरह से था, तो उसमें भी एक प्रेशर था कि हमारे यहाँ कंप्लीट एजुकेशन कंप्लीट पीएचडी को समझा जाता है कि वो पीएचडी करो तो फिर बिल्कुल। एजुकेशन कंप्लीट हो। और मीनवाइल आई गॉट मैरिड अच्छा and my wife is MBA. She was MBA at the time, and जब हमारी शादी हुई तो she got job in National Bank of Pakistan. ओह माशाल्लाह। तो फिर उनका भी प्रेशर रहा कि पीएचडी कर पीएचडी कर लें, तब तो करना पड़ा होगा। तब एडमिशन लेना है। अच्छा, एडमिशन लेना पड़ा। तो देन आई ज्वाइन जेबिस फॉर माई पीएचडी प्रोग्राम, बट इधर से 2000 में एपटेक स्टार्ट हो गया। ठीक। तो मैंने एपटेक ज्वाइन कर लिया। अच्छा सर, एपटेक में हम आते हैं। एपटेक जो है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, पाकिस्तान का ब्रांड नहीं जी। है। बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि एपटेक जो है वो पाकिस्तान का अपना ब्रांड नहीं है, लेकिन अब वो उसकी आइडेंटिटी पाकिस्तान से इंटरनेशनल ब्रांड है। अच्छा, तो ये ब्रांड पाकिस्तान में लाने वाले कौन थे और आपका उनके साथ किस तरीके से ज्वाइनिंग हुई? हमारे अभी रिसेंटली हमारे बहुत ही सीनियर बिजनेस पर्सनालिटी भी थे और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इन वेरी इनिशियल डेज। मिस्टर अरशद खलील थे। अच्छा अच्छा। आई थिंक उनका अभी 2 हफ्ते हुए हैं शायद उनका इंतकाल। तो he actually brought he got connected with the एपटेक एपटेक वर्ल्डवाइड। और उस वक्त एपटेक जो होता था हमारा वो आपके जो ट्वेन टावर्स थे न्यूयॉर्क में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे इनका हेड ऑफिस होता। अच्छा अच्छा, सही। तो he got connected with them and he brought एपटेक के अंदर में 2 ब्रांड्स आते हैं जी। एक एपटेक आता है, एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन जिसमें मशहूर है जो। जी जी। और दूसरा एक मल्टीमीडिया का ब्रांड है। जी बिल्कुल, अरीना मल्टीमीडिया, सही। तो दोनों ही उसमें आते हैं। तो अरशद साहब ब्रॉड अरीना मल्टीमीडिया, बट ही देन फॉरवर्डेड कि अच्छा ठीक है कोई एपटेक। तो हमारे एक बहुत ही सीनियर एजुकेशनिस्ट भी हैं, फिलोसफर भी हैं, बुक्स भी लिखते हैं और काफ़ी उनका राय डॉक्टर जुनैद होते थे। सही। तो ही देन connected with Arshad Khalil and he brought there. And after his tenure 2 साल शायद वो उसमें रहे, फिर then he moved on। और तो फिर मैंने टेक ओवर किया उस चीज़ को। उसको और आपने ज्वाइन एज अ मैंने इनिशियली तो देखें, इनिशियली तो मज़े की बात ये है कि मैंने एपटेक को, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ था एंड जेबिस से मेरा सेकंड मास्टर्स भी हो गया था। एंड तो इनिशियली तो मैंने सोचा कि चलें एज अ फैकल्टी जो है ना हम उसको मैंने ज्वाइन किया था। But then I got the opportunity to get into the administration management, and then I became the partner and the director also. And अच्छा सर, एपटेक क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है और हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड को लेके आना बड़ा आसान होता है, उसको यहाँ पे मेंटेन करना और क्वालिटी थ्रू आउट हर ब्रांच के अंदर जो है वो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके अंदर किस तरीके से आप, क्योंकि एपटेक पूरे पाकिस्तान के अंदर है, तो किस तरीके से थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो मेंटेन हो रही होती है एक ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और उसको मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से थ्रू आउट यूनिफॉर्म लेकर आते हैं कि एक तरीके की सारी उनको एजुकेशन मिल रही हो? अच्छा सवाल है। इसमें देखें हुआ ये कि जैसे ही मैंने एपटेक की बागडोर संभाली और तो हमने एक फ्रेंचाइज सपोर्ट ऑफिस बनाया। ठीक है, फ्रेंचाइज सपोर्ट ऑफिस बना करके और उसके अंदर हम अपनी सीनियर टीम को लाए, जैसे एकेडमिक्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर, एंड उसके साथ कंप्लायंस वगैरह के जो भी एरियाज थे सब में। तो हमने शुरू से कोशिश ये की कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे, जो हमारे SOPs थे, उन पे कंप्रोमाइज़ ना हो।
तो जब भी हमने कोई भी नया सेंटर ओपन करना होता उनकी पूरी टीम को एट द स्टार्ट अपने तमाम SOPs पे ट्रेन करना, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी पे लाना, सही। और जो हमारे पूरा मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनकी ट्रेनिंग देना, और उनको फिर देखना। हम आपने कहा कि कैसे हम क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, तो वही टीम हमारी जो फ्रेंचाइज सपोर्ट ऑफिस के अंदर है, वो टीम जो है वो विजिट करती है अच्छा। सेंटर्स में और ऑडिट करती है। इट्स अ रेगुलर फिनोमिना, Regular, yearly के basis, अंदर सही। इस साल में 2 दफ़ा ऑडिट होता है, अच्छा, ठीक सही। है। एक दफ़ा होता है ऑडिट, और उसमें जो पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं फिर हम सेंटर को, उसको मैनेजमेंट को, जो फ्रेंचाइज सेंटर्स होते हैं सही। उनको चांस देते हैं कि जी आप इस इन एरियाज़ को इम्प्रूव करो, ओके। एंड फिर वो एक सेकंड ऑडिट होता है जो कि ईयर एंड ऑडिट के लिए आप उसको, तो वो दोनों ऑडिट्स को मिल करके एंड सो इट्स एंड द ऑडिट इज़ नॉट अबाउट फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल तो एक बहुत ही छोटा- माइनर पार्ट है, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके एकेडमिक मैनेजमेंट, स्टूडेंट के रिकॉर्ड कैसे मैनेज हो रहे हैं, सही से प्रॉपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनकी जो डिलीवरी है, क्वालिटी डिलीवरी उनकी हो रही है कि नहीं हो रही है, फिर कोई मिस कमिटमेंट्स तो किसी स्टूडेंट के साथ नहीं की जा रही हैं। सही। जैसे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी चीज़ तो मार्केट नहीं की जा रही है जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं उतर रही है, सही। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी मैनेज। अच्छा, जैसे सर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस भले जितने भी हों, जितने भी कैंपसेस हों, जी, जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक कैंपस से स्टार्ट किया, मैं दूसरे कैंपस के अंदर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ फॉर वट एवर रीजन्स, मैंने कहा ऑफिस के करीब है, सारी चीज़ें हैं, या फिर मैं अगर कंप्लेन करना चाह रहा हूँ, या मैं डायरेक्टली मैनेजमेंट से बात करना चाह रहा हूँ, तो स्टूडेंट इज़ अलाउड टू इंटरेक्ट विद द डायरेक्ट हेड ऑफिस वगैरह के थ्रू। तो वो ये कॉन्सेप्ट यहाँ एप्टेक में भी है, या फिर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है अपने फ्रेंचाइज के साथ? नहीं, देखें, स्टूडेंट हमेशा अब जैसे आपने कहा एक यूनिवर्सिटी है, उसके डिफरेंट ब्रांच, उसका डिफरेंट। अब वो जो स्टूडेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी का, इसी तरह एप्टेक का जो स्टूडेंट है वो एप्टेक का स्टूडेंट है, अच्छा, ठीक है ना। वो चाहे हमारे किसी भी सेंटर में, किसी भी शहर के सेंटर में पढ़ रहा हो, ठीक है ना। हमारे ब्रांचेस ना सिर्फ कराची में बल्कि हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना एंड पंजाब में, लाहौर में और मुख्तलिफ शहरों में, तो कहीं का भी बच्चा हो, वो बच्चा तो एप्टेक का है, बिल्कुल, ठीक है ना। और अल्टीमेटली अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो एप्टेक को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराएगा, और एप्टेक जिम्मेदारी एप्टेक की है। जिम्मेदारी एप्टेक की। अच्छा, तो हमारा जो फ्रेंचाइज सपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे स्टूडेंट केयर का डिपार्टमेंट है, और वी हैव established email addresses and the WhatsApp and the phone numbers जिस पे बच्चा एक्चुअली कांटेक्ट कर सकता है, और बच्चे करते हैं, कंप्लेंट्स आती रहती हैं, जेन्युइन भी कंप्लेंट्स होती हैं, वैसे भी होती हैं, कुछ आउट ऑफ आपको फ्रस्ट्रेशन किसी एक चीज़ पे होती है, आप निकालते किसी एक टीचर का गुस्सा किस पे निकल आता है, किसी चीज़ का किसी चीज़ पे गुस्सा निकला, हो सकता है कि फ़ी के मामले में किसी ने तंग किया हो, तो गुस्सा जो है ना टीचर के फीडबैक पे निकल जाता है कि समटाइम्स तो उसकी भी ऑडिट होती है, बाकी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एप्टेक एक फ्रेंचाइजी मॉडल है, उसके अंदर करंट जो ओनर्स हैं वो ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और क्या वो खुद भी कुछ ओन फ्रेंचाइज करते हैं, या ये सब की सब फ्रेंचाइज जो है वो आउटसोर्स की गई हैं दूसरे ओनर्स को, या जो लेना चाहे उनको? नहीं, एप्टेक का देखिए सिस्टम ऐसा है कि एप्टेक का जो ब्रांड है वो तो हमेशा ब्रांड ओनर तो फ्रेंचाइजर होता है, सही ठीक है। और जो बाकी हमारे जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो डिफरेंट सेंटर्स हैं, जो फ्रेंचाइजी सेंटर हैं हमारे, सही वो एज अ कंपनी अगर हम कहें लीगली एसेट वाइज अगर आप कहें तो वो कंपनी ओन करती है उस जगह को, उस एसेट को, ठीक है। वो लाइसेंस लेती है। अच्छा, सही। जिस तरह किसी भी फ्रेंचाइज का मैकडॉनल्ड्स में हो गया, KFC में हो गया, किसी भी फ्रेंचाइज सिस्टम में होता है कि जी आप इंटरेस्ट शो करते हैं कि जी मैं फ्रेंचाइज लेना चाह रहा हूँ,
ठीक है, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम रिक्वायरमेंट बताते हैं कि भाई इतनी जगह होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, ये स्टाफ होना चाहिए, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जगह जो वो सिलेक्ट करते हैं या वो वो मयार पर पूरी तरीके मायार पे पूरी उतरती नहीं है, तो फिर हमारी टीम जाती है, विजिट करती है। सही। और अगर उसमें अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो फिर हम उनको पहले बताते हैं कि जी इनके अंदर ये चेंजेस आप करेंगे या इसको इस तरह से बनाएंगे। फिर वो जब फुल्ली वो एज पर रिक्वायरमेंट तैयार हो जाता है सेंटर, ठीक है, तो फिर हमारी टीम विजिट करती है उसको और उसको फिर ओके देती है कि नाउ वी कैन लॉन्च दैट। ठीक है, तो लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। वो लाइसेंस एग्रीमेंट हर ब्रांच का लाइसेंस एग्रीमेंट होता है जिसको हम से एवरी 5 years हम उसको रिन्यू। अच्छा सर, मैं आपके यहाँ बात काटूंगा। हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स को हेल्प करना नहीं है, बिजनेस ओनर्स को भी है। बिल्कुल। किसी को अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है, लेट्स से इज ट्राइंग टू कम इनटू दिस एजुकेशन फील्ड, तो अगर वो फ्रेंचाइज आपकी लेना चाहता है जी, तो उसकी क्या इनिशियल उसको इन्वेस्टमेंट होगी और उसका क्या प्रोसीजर होता है, अगर वो आप समझाना चाहें तो। नहीं प्रोसीजर जैसे मैंने फिर बल्कि आधा प्रोसीजर तो मैंने जी जी जी, आपको मैं इनिशियल फी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर चाह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट अभी अगर आप बात मुझसे करते हैं कि इन्वेस्टमेंट लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जो जब आप इनिशियल सेटअप करते हो उसमें जो मेजर कॉस्ट आती है आपकी, वो आती है आपकी कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एपटेक के अंदर सपोज जो क्लासरूम्स हैं जिसको हम लैब्स कहते हैं, क्योंकि हमारी हर क्लासरूम ये एक यूनिक हमारा, मैं कहता हूँ कि एपटेक सिस्टम का एक यूनिक वो है, यूएसपी है कि हमारी हर लैब, हर सीट जिस पे बच्चा बैठा है उसके पास सिस्टम मौजूद होता है। अच्छा सही है, थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। प्रैक्टिकल ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस ही उस साइड पे होता है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए जो भी आप लैब्स और स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर जितना उसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट है, उसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है। और वो डिपेंड करता है अगेन, आप तारिक रोड पे बैठे हुए हैं तो ये जिस एरिया पे आप बैठे हुए हैं, ये बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग की लोकेशन कैसी है, बिल्डिंग का रेंट देन उसी पे जो है वो जाकर के वो चीज़ें होती है, तो उस हिसाब से खर्चा जो है ना वो बढ़। अच्छा सर, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप जिस दौर में हम बैठे हुए हैं उसके अंदर बच्चे का जो सबसे ज़्यादा होता है ध्यान, वो कहता है कि मुझे जो है वो यूट्यूब से सब कुछ मैं सीख लूँगा, हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर किस्म के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, खासतौर पर टेक्निकल एजुकेशन के अंदर उसको हर चीज़ उसके फिंगर टिप पे मिल रही है, मोबाइल के अंदर मिल रही है। तो वो एक बच्चा जो हर चीज़ घर से बैठ के सीख रहा है, उस दौर में और आज के दौर में क्या एक नोटेबल डिफरेंस आया और क्या एजुकेशन के अंदर डिफरेंस है जिसकी वजह से बच्चा कहेगा नहीं यार मुझे टेक्निकल एजुकेशन के लिए बाहर जाके पढ़ने की भी नीड आएगी, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत पड़ती है। ज़बरदस्त सवाल है। अच्छा, इसमें मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। आपने ये देखा कि कुदरत का एक सिलसिला था कि पूरी दुनिया एक पेंडेमिक से गुजरी और बहुत बुरे पेंडेमिक से गुजरी, ठीक है। उस पेंडेमिक में जहाँ पहले दुनिया को समझ में नहीं आया कि अब करना क्या है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि अच्छा जी ठीक है, हम ऑनलाइन क्लासेस पे जाते हैं। और ये ऑनलाइन क्लासेस में चूँकि आपने एजुकेशन जी जी जी, वैसे तो ऑनलाइन पे बहुत कुछ बहुत कुछ चल रहा है जी। लेकिन ये है कि आपने एजुकेशन का पूछा, मैं उसका बता रहा हूँ। आप ऑनलाइन क्लासेस पे चले गए, चाहे वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हों, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हों या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हों। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ तो खैर बहुत देर से जा कर के उनको वो ख्याल आया कि वरना तो वो शट डाउन करके और बंद करके बैठ गए। जी जी। और मज़े की बात यह है कि एपटेक वाज द फर्स्ट एवर इंस्टीट्यूट जो पहले हफ्ते में ऑनलाइन चला गया। अच्छा, पहले हफ्ते पेंडेमिक के, जी जी, पेंडेमिक के पहले हफ्ते में हम ऑनलाइन चले गए थे। अच्छा, हाँ, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो जितना पीरियड हमने गुजारा, पेंडेमिक का पीरियड गुजारा और हमने ऑनलाइन एजुकेशन की, अगर आप भी आपके फैमिली सर्कल्स में बच्चे होंगे जो फिर जिनको स्कूल्स भी ऑनलाइन एजुकेशन पे लेके आ गए, आपने देखा कि इवन पढ़ी लिखी फैमिलीज में
बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी जो बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन ली, हालांकि एक तरफ टीचर था, अब आप तो यूट्यूब की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ एक तरफ टीचर था, सही, ह्यूमन बीइंग था जो आपसे इंटरेक्ट कर रहा था, ठीक है, वो था। लेकिन उसके बावजूद आप अगर रिसर्च करेंगे तो हमारा जो सक्सेस रेशो था उसके अंदर मैं समझता हूँ 30 to 40% ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, सक्सेस रेशो इन अ वे कि नॉलेज ट्रांसफ़र कितना हुआ, बच्चे ने इंटरेस्ट कितना लिया, बच्चे ने सीखा कितना उससे, जो ऑनलाइन एजुकेशन हुई, ठीक है। अल्टीमेटली ये हुआ एपटेक में हमने जैसे मैंने कहा कि हम तो पहले हफ्ते में ऑनलाइन चले गए थे, और वही टीचर पढ़ा रहा था और टीचर जो है ना उनको सिखा रहा था, फिर हम प्रैक्टिकल पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, बच्चे असाइनमेंट करके फिर सबमिट कर रहे थे, लेकिन स्टिल वी फेस कि हमें एटलीस्ट 20 to 30% डिक्लाइन, ट्रेनिंग जो थी उसको रिपीट करना पड़ा व्हेन वी केम टू द नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है, कि बच्चा नहीं ग्रैब कर पाया वो डिस्टेंस लर्निंग पे। अच्छा, तो आप समझते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो मैटर करता है? जिस इन्वायरमेंट के बैठ के आप पढ़ रहे हैं, एक अपने क्लास फेलो के साथ बैठ के पढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट आता है आपके साथ? बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। इसके तो बहुत से सोशल पहलू भी है ना। एक तो लर्निंग एनवायरनमेंट की बात हो गई, जी, आप और मैं मिलकर के, आप मेरे साथ बैठे हो, हम मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हो, सही, कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, आपने अपने क्लास फेलो से, अपने पीयर से पूछ लिया, या उनको गाइडेंस शेयर हो जी, जाती जी, है, ये चीज़ें होती, तो उससे जो इन्वायरमेंट लर्निंग फिर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनता है। आप जब क्लास के अंदर बैठ कर के टेस्ट ले रहे होते हैं, क्लास के अंदर कोई कंपटीशन करवा रहे होते हैं, ठीक है, फिर आप असाइनमेंट दे रहे होते, फिर उन असाइनमेंट्स पे डिस्कशन हो रहे होते, तो वो ह्यूमन इंटरेक्शन, मेरा मेरा एक सिंपल इसके मामले में, अगर मैं आपको आपके सवाल को सिंपल शॉर्ट जवाब दूँ तो वो ये है कि टीचिंग ऐसी चीज़ है, टीचिंग ऐसी चीज़ है, चाहे वो टीचिंग टेक्निकल हो, चाहे वो टीचिंग सोशल हो, चाहे वो टीचिंग रिलीजियस हो, जब तक आपका आई कांटेक्ट नहीं बनता ना, आप 100% ग्रैब नहीं कर सकते। अच्छा, सर हम इस पे बात ही कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि स्किल्स वर्सेस डिग्री, आपके हिसाब से क्या डिग्री जो है वो एक बच्चे का मुस्तकबिल बना सकती है, या उसके स्किल्स सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं? हाँ, ये सवाल हमारे पाकिस्तान में ज़िंदा है, और ये सवाल ज़िंदा अभी भी पता नहीं कितने साल तक ज़िंदा रहेगा। सही, 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेशावर यूनिवर्सिटी, गालिबन में अगर गलत नहीं हूँ तो पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कन्वेंशन था कोई, या स्टूडेंट का कोई यूनियन कन्वेंशन, कोई इवेंट था, जिसके लिए कायद-ए-आज़म ने मैसेज दिया। वो मैसेज आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस मैसेज में कायद-ए-आज़म ये फरमाते हैं कि बेशक हमारे मुल्क की जो तरक्की है उसका राज जो है वो यूथ की एजुकेशन पे है। आगे चल के कहते हैं कि वो यूथ की एजुकेशन किस टाइप की होनी चाहिए। इट्स सो फैंटास्टिक कि आप ये देखें कि वो वहाँ पे उनको पता था कि हम जो है ना किस तरह की कौम है, उन्होंने 70 साल बाद, उन्होंने कहा कि टाइप ऑफ एजुकेशन क्या होनी चाहिए, और टाइप ऑफ एजुकेशन उन्होंने कहा टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन वी टॉक अबाउट स्किल्स, ठीक है। सही, अब हम यहाँ पे बहस में लगे रहे हैं कि डिग्री वर्सेस स्किल। अब स्किल अगर अब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भूल जाएं, आपका कारपेंटर जो है स्किल्ड पर्सन है, आपका मेसन स्किल्ड पर्सन है, आपका वेल्डर स्किल्ड पर्सन है, आपका प्लम्बर स्किल्ड पर्सन है,
आपने कभी किसी प्लम्बर को भूखा देखा? नहीं। नौकरी ढूंढते देखा? नहीं। नहीं, ही नोज हाउ टू अर्न। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल है। उस स्किल को यूटिलाइज करते हुए वो अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकता है। सही। बट वही बच्चा जो है सिर्फ एक डिग्री का पेपर लेकर के घूम रहा हो, लेकिन उसको आता जाता कुछ ना हो, उस बच्चे का क्या होगा? सर लेकिन इसमें मैं अपना एक इनपुट दूंगा कि क्या ये फील्ड के हिसाब से मैटर नहीं करती कि आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, उसके अंदर मुझे नहीं लगता डिग्री की ज़रूरत है, स्किल्स मैटर करते हैं। क्योंकि बगैर डिग्री, अगर आपके पास डिग्री है भी तो स्किल्स नहीं है, वो आपके किसी काम की नहीं है। लेकिन अगेन उसके बाद मैं एक बात करता हूँ मेडिकल फील्ड के अंदर। अगर मेडिकल फील्ड के अंदर आपके पास स्किल्स भी हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सदर का इलाका है, वहाँ पे चाइनीज़ डॉक्टर बैठे हुए हैं, स्किल्स हैं उनके पास लेकिन डिग्री नहीं है, तो वो रिलायबल नहीं कहलाए जाते। तो वो फिर एक रिलायबिलिटी के आ जाता है उस, क्योंकि वो उसकी फील्ड ऐसी है कि वो उसकी नीड है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, यहाँ पे जब हम डिग्री वर्सेस स्किल की बात कर रहे होते हैं ना, तो अगर कोई भी ये कहे कि जी डिग्री की वैल्यू नहीं है, तो वो तो गलत है जी। ठीक है। बट अगर हम ये कहते हैं कि जी हमारे कौम को क्या चाहिए, हमारी कौम को स्किल्ड यूथ चाहिए। स्किल्ड यूथ, चाहे वो यूथ चाहे किसी भी स्किल में हो। और जब हम फिर नैरो डाउन अगर उसको करें कि भाई कौन सी स्किल एक्चुअली एज अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना हो, अगर लीडर्स ने डिसीजन लेना हो, अगर पेरेंट्स ने डिसीजन लेना हो, तो कौन सी स्किल्स, अगर तो आपका बच्चा उस माइंडसेट में है, तो आईटी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो स्किल्स हैं आर द बेस्ट स्किल्स। वाई? बिकॉज आप इसके बहुत से जो है ना आपके पास रीजंस हैं। एक, यू कैन बी पार्ट ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमी। यू डोंट नीड टू क्रॉस द बॉर्डर्स, सो बॉर्डर बैरियर्स खत्म। यू आर सिटिंग हियर एंड बिकमिंग पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ओरेकल के, आप माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के, व्हाटएवर, टेस्ला के, आप एम्प्लॉय बन सकते हो या उनके लिए काम कर सकते हो, सिटिंग इन पाकिस्तान, सिटिंग इन कराची, हैदराबाद, में भी सक्कर, में भी टंडो आदम, में भी व्याड़ी और वेरेवर, ठीक है, कहीं पे भी आप बैठे हो, आप वहाँ से बैठ करके उस ग्लोबल मार्केट में काम कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल है तो आप स्किल अपनी फ्रीलांसिंग के थ्रू बेच सकते हो। पूरी दुनिया को आपकी स्किल्स चाहिए। देखिए, मुझे काम चाहिए, आपको काम करना आता है, मैं ये नहीं देखूंगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ठीक है, या इस वक्त कहाँ बैठे हो। सही, मुझे आपसे वेबसाइट बनवानी है, मुझे एक अच्छी वेबसाइट बनवानी है, मुझे पता है कि ये बंदा कर सकता, बंदा जो है वो इसकी वेबसाइट्स आउटस्टैंडिंग है, मैंने इसकी पोर्टफोलियोज देखे हैं। तो चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हो, चाहे आप अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, सिलिकॉन वैली में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, अगर एक सिलिकॉन वैली में बंदा रहता हो, सिर्फ रहता हो, उसका काम अच्छा ना हो, तो फ़ायदा नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अच्छा सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आपने शुरू में बताया सारा एजुकेशन के हवाले से। उस दौर की एजुकेशन और आज के एजुकेशन में खैर बहुत फ़र्क है, और वहाँ पे माइंड कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज है। लेकिन हमारे यहाँ एक आज की मैं अगर फिनोमेना की बात करूँ तो वो ये है कि एक आम लैंग्वेज के अंदर अगर मैं बोलूँ, यार जिसको नौकरी नहीं मिलती ना, वो टीचिंग में आ जाता है। ग्रेजुएशन उसने किया या 9वीं किया, उसको अगर नौकरी नहीं मिली तो उसने कहा यार चलो मुझे मोहल्ले की एक स्कूल में 10-15 हज़ार में मिल रहा है, टाइम पास करने के लिए मैं टीचिंग कर लेता हूँ। उस 10-15 हज़ार के चक्कर में जो एक वो बेस क्रिएट करता है, मैं ख़ास तौर पे मोहल्ले के स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, जी, वो 10-12 हज़ार के अंदर जो टीचर हायर कर लेते हैं, उसके बाद जो उस बच्चे की बेस बनती है, वो जो बेस बना रहा होता है, जिसके लिए पैसा 12,000 इंपॉर्टेंट है, टीचिंग उसके लिए कुछ भी नहीं है, शौक नहीं है, वो कितना नुकसान पहुंचाती है हमारे एजुकेशन फील्ड को, और वो आगे चल के इसके ऊपर क्या कोई काम नहीं हो रहा तो वो कितना नुकसान आगे पहुंचाती रहेगी। आई थिंक वेरी 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 गुड क्वेश्चन। तब के भाई जो आपने कहा कि अच्छा, पहली बात तो ये कि जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो टीचर बन जाता है, तो वो मैंने आपको शुरू में कहा बताया ना कि वो जब मैं भी लेक्चर बना तो वो लोगों ने कहना शुरू किया कि कोई और नौकरी नहीं है, बस ये। तो
लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिनको पढ़ाने का शौक होता है, सिखाने का शौक होता है, पब्लिक स्पीकिंग का शौक होता है, ठीक है। एंड इफ यू हैव नॉलेज, वैसे भी नॉलेज अगर आपके पास हो और आपने अंदर रखी हो ना, तो अंदर से तंग अंदर से तंग करती है, करती है बिल्कुल वो कि भाई मुझे निकालो, शेयर करो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो जो आपने सवाल किया कि वो बच्चे जो कि मजबूरी में कहीं उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो वो आकर के टीचिंग शुरू बिल्कुल। कर देते हैं। ये अब इसमें जो है ना इखलाकियात भी आ जाती हैं, तुम आपके वो पहलू भी आ जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी का साथ फैक्टर साथ में इकोनॉमी का पहलू जो है ना वो ओवर पावर कर देता है उस चीज़ को कि भाई बच्चे ने कमाना तो है, अब उसको कहीं नहीं मिलती, तो उसने स्कूल में जो है ना 15,000 की नौकरी शुरू कर दी और उसने बच्चे को हालांकि उसका इंटरेस्ट कोई भी नहीं सही। था, ठीक है। बट ये है कि यस, अगर हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, अगर हमारे पास प्रॉपर काउंसलर्स हो, तो वो जो बच्चा जो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए आया था मजबूरी में, अगर हम उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करें, उसकी टीचर ट्रेनिंग करें, ठीक है, और उसको ग्रूम करें, तो शायद वो बच्चा भी एक अच्छा टीचर बन सकता होगा और वो अच्छे से डिलीवर कर सकता होगा। सर एपटेक पाकिस्तान का ऐसा कोई इरादा है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे शुरू करे कि ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाने का शौक़ है लेकिन ना उनके पास रिसोर्सेस हैं, ना उनके पास डिग्री है, तो वो पढ़ाने के लिए उनको एक पूरा, जैसे आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं एज अ टेक्निकल एजुकेशन, तो वैसे ही टीचर्स को पढ़ाया जाए? देखिए, हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, ट्रेन द ट्रेनर। अच्छा, सही। हाँ, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हमारा चल रहा होता है और उसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई है तमाम सीनियर टीचर्स की कि उन्होंने अच्छा, टीचर्स की भी और जो हमारे फ्रेंचाइज सिस्टम में जो भी जितने फ्रेंचाइजीज हैं उनकी भी हमने जिम्मेदारी लगाई हुई है कि आपने हर महीने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो फिर हम उसमें डिफरेंट एंगल्स है उस ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम की। एक तो वो लोग होते हैं जो कि नए ज्वाइन करते हैं को एज ए फैकल्टी, एज ए ट्रेनर, तो उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है कि भाई अब आप एपटेक में आ तो गए हो, लेकिन एपटेक में पढ़ाया क्या क्या जाता है, एपटेक में पढ़ाना कैसे है, टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है हमारी, हम बुक्स को कितना यूज़ करते हैं, हम कॉन्सेप्चुअल जो ट्रेनिंग है वो उसको कितनी कितना करते करते हैं, हैं? सही। और हम हैंड्स ऑन जो है वो ट्रेनिंग कितनी करते हैं। और हम आपको मज़े की बात बताऊं कि एपटेक का सिस्टम जो है ना वो इतना इस मामले में वैसे ज़बरदस्त है कि एक टीचर जो है तब तक के लीगली हमारे जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें वो तब तक स्टूडेंट्स के डेटा के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता जब तक वो खुद उस सब्जेक्ट को पढ़ के पास न कर ले खुद से। अच्छा। और उस सिस्टम के अंदर ही जैसे ही वो सारा कंप्यूटराइज आप जी, हमारा पोर्टल है। सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम है। अब एक टीचर आया, सपोज उसने वेब डेवलपमेंट पढ़ानी है, वेब डेवलपमेंट के अंदर से फॉर एग्जांपल वो पीएचपी अभी जो है ना वो पीएचपी का सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा है, तो उस पे लाजिम है कि वो पहले खुद पीएचपी का एग्जाम क्लियर करे उस सिस्टम के अंदर, और जैसे ही उसका एग्जाम क्लियर होता है तो देन वो टीचर जो है वो आगे उसमें बढ़ सकता है। सर हमारी कुछ स्टूडेंट से बात हुई जो अभी इरादा रखते हैं एपटेक के अंदर इनरोल होने का। वो कहते हैं एपटेक की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो ये वाकई में है या फिर एक मार्केट के अंदर? अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक एवरेज स्कूल में जिसमें बच्चों को हम भेजते हैं, अगर मैं एवरेज स्कूल की भी बात कर रहा हूँ जी, उसकी फ़ीस आज क्या बच्चा माहाना कितनी होगी? 7,000, 8,000, 6,000, 7,000, 5,000 मिनिमम अगर अच्छी स्कूल। मिनिमम 5,000 होगी। और अगर आप एक रीज़नेबल स्कूल में जाएंगे, मीडियम
10,000 तक में जाती है। 10,000 तक भी जाएगी। सही। ठीक है, ये तो मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। सही। एपटेक की फीस आज भी इसी रेंज में है। 5 से 10 के बीच में। सही। नहीं, 5,000 तो नहीं है, 10,000 के आसपास। हाँ, 7 से 8,000 के दरमियान में कहीं आती सही, है। ठीक। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आज के दौर में जहाँ आप 40,000 का 50,000 का मोबाइल आज लेते हो, कल छिन जाता है तो 3 दिन के बाद फिर 50,000 का एक और मोबाइल लेके आते हो। सही। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि मोबाइल के बगैर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो नहीं चल सकती, या आपके बच्चे ने जिद करनी है, आपने उसको 50,000 या लाख रुपए का मोबाइल भी दिलाना है। और बच्चे की जब हम बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, जो कि स्कूल की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम ये जो आप 5 से 10,000 के जो बैंड बता रहे हैं ना, ये हमारे बहुत ही मोहल्ले के स्कूलों की फीस की बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहे हैं। अगर हम ब्रांडेड स्कूलों पे चले जाते हैं तो वो फीस की रेंज 20,000 25,000 स्टार्ट होती है पर मंथ। अच्छा सर, इस पे फिर मैं सवाल ये पूछूंगा आपसे, आप उन स्कूल्स को मिला रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं एपटेक से। एक बच्चा मैट्रिक करके आता है, क्या वो डायरेक्टली एपटेक में एनरोल हो सकता है इस बिहाफ पे कि उसको आगे चल के जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए बेस बन जाएगी, या इसका अगर आप बताना चाहें? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। देखें, हमारे हमारे प्रोग्राम का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि वी प्रोवाइड एग्जिट पाथ्स। अच्छा। ठीक है, 6 महीने में भी बच्चा शॉर्ट टर्म्स को। अपना सर्टिफिकेट कोर्स करके निकल सकता है, 1 ईयर का डिप्लोमा करके भी निकल सकता है, 2 ईयर का डिप्लोमा करके भी निकल सकता है, 3 इयर्स का एडवांस डिप्लोमा भी कर सकता है। ठीक है, अब हमने इसको सेग्रीगेट इस तरह से किया हुआ है कि जो हमारा 2 ईयर का डिप्लोमा है उसको हम कहते हैं हायर डिप्लोमा। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमारा जो हायर डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो जो आपने सवाल किया, मैट्रिक पास बच्चे के लिए बहुत ही आइडियल प्रोग्राम। वो किस तरीके से? कि वो जब हायर डिप्लोमा में एडमिशन लेता है हमारे पास एपटेक पे, तो वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर होता है सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ फॉर इंटरमीडिएट। अच्छा, सही है, इक्विवेलेंस मिल गई, जिस तरीके से मिल गई उस बच्चे को। यहाँ से भी ये मिलता है एपटेक का सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मिलता है, एसबीटी से भी मिलता है। ठीक। और उसकी आईबीसीसी से, जो कि कॉम्पिटेंट बॉडी है जिसने इक्विवेलेंस दी है, सही। जो पूरी पाकिस्तान की जितने भी जो इस तरह की क्वालिफिकेशंस होती हैं उनको इक्विवेलेंस देती है, चाहे वो इंटर इक्विवेलेंस। वो फिर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सेप्टेड है एग्जैक्टली फॉर द अपना ग्रेजुएशन प्रोग्राम, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि आईबीसीसी ने इक्विवेलेंस दी है ना। आईबीसीसी इक्विवेलेंस देती है तो आईबीसीसी ही रिकॉग्नाइज करती है आपके फेडरल बोर्ड के इंटर को भी, आपके टेक्निकल बोर्ड के इंटर को भी, आपके जो मैट्रिक बोर्ड यहाँ पे जैसे कराची में मैट्रिक बोर्ड हम कहते हैं, तो मैट्रिक बोर्ड के उसको भी, इंटर बोर्ड के तो इन तमाम को जो रिकॉग्निशन देती है वो देती है बॉडी, हमारी फेडरल बॉडी है आईबीसीसी। अच्छा, सही। आईबीसीसी ने एपटेक, ये गवर्नमेंट बॉडी है, ये गवर्नमेंट बॉडी है। तो बेसिकली हमने एसबीटीई की एफिलिएशन के साथ सही आईबीसीसी से इक्विवेलेंट। तो अब हमारा बच्चा जो, अब ये देखें टाइम कितना बच रहा है आपका, मुझे ये बताएं। और ये प्रोग्राम सर कितने साल का होता है जो आप बता रहे हैं, जिस डिप्लोमा की बात कर रहे हैं? ये 3 साल का। 3 साल के हैं, ठीक। तो मैट्रिक के बाद आप 3 साल आपने एक प्रोग्राम किया, हायर डिप्लोमा किया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका इंटर भी हो गया, आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी। लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, 3 साल में आप ग्रेड अर्नर बन गए। तो सर ये फिर उसको यूनिवर्सिटी में जाके इश्यूज नहीं होंगे? जो चीज़ें यूनिवर्सिटी में जाके सिखाई जाती हैं वो आपने पहले उसको सिखा दी हैं? पहले से सीखा हुआ नहीं, एक ईगो फैक्टर नहीं आ जाता यूनिवर्सिटीज़ के अंदर? यूनिवर्सिटी के अंदर ईगो फैक्टर, फैकल्टी के अंदर, सॉरी। हाँ, आई डोंट नो कि अब वो फैकल्टी कितनी, वो फैकल्टी अगर इतनी स्किल्ड होगी कि उस बच्चे को संभाल सकती है तो संभालेगी। वो हमारे यहाँ कहा जाता ना, यार तू मुझे भी सिखाएगा बैठ के, मैं तुम्हारे भी सिखाएगा। तो वो बच्चा, देखिए, अच्छा ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये बिल्कुल आम लैंग्वेज में बात कर हाँ, लेकिन मैं जो ये कह रहा हूँ कि जो बच्चा इधर से आपने इंटरमीडिएट किया है और इधर आप ऑलरेडी ब्रेड अर्नर बन चुके हो, आप कमाने वाले बन चुके हो, ये मैं
सिर्फ ना आपको थियोरी नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली हो रहा है। ये हो रहा है। ये कितने बच्चे जो है ना इस प्रोसेस से गुजर। अच्छा, ये आपकी फिर जो आपको सर्टिफिकेशन आप दी जाती है, ये रिकॉग्नाइज्ड फिर सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ क्यों नहीं है, जो हमारी मैट्रिक बोर्ड को कहते हैं? क्योंकि हम वोकेशनल एजुकेशन, अच्छा, वोकेशनल एजुकेशन तो वोकेशनल एजुकेशन बाय डिफॉल्ट बाय लॉ एक्सेप्टेड है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में आता है, ओके, और वो एक्सेप्टेड हो और जाती है वो एक्सेप्टेड हो जाती है आईबीसीसी में, और आप इंटर हो। अच्छा, ये हमारा हायर डिप्लोमा है। ठीक। इसी तरह से जो बच्चा इंटरमीडिएट करके आता है उसको हम एडवांस डिप्लोमा में करते हैं, सही, एडीएससी जिसको कहते हैं, वो भी 3 साल का प्रोग्राम है। ठीक है। उसका एडवांटेज ये है कि जो बच्चा एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है उसकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में रिकॉग्निशन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि एचसीसी की एक अपनी पॉलिसी है। एचसीसी हमें ये कहता है कि भाई आप वोकेशनल पॉलिसीज हैं या पॉलिटिक्स है, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। जनरली पॉलिसीज हैं, ठीक है, लेकिन उन पॉलिसीज को देखें, पॉलिसीज इंसान के लिए बनाई जाती हैं ना, ठीक है, इंसान पॉलिसीज के लिए नहीं बनाया गया। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो पॉलिसीज है ना, उसको बावजूद बहुत कोशिश के कोई टस से मस करने को तैयार नहीं। कहते हैं जी आप वोकेशनल एजुकेशन हो तो आप इस स्ट्रीम में नहीं आ सकते। सही। तो भाई अगर नहीं आते तो आप उसके लिए हमारे लिए कोई पॉलिसी बना दें। क्योंकि मैं फिर वही कहूँगा कि मैंने शायद शुरू में ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड किया आपको कि मेरे लिए ये मैटर करता है कि मेरे पास जो बच्चा पढ़ने आया था, सॉरी पढ़ने नहीं आया था, मेरे पास बच्चा सीखने आया था, ठीक। तो जो बच्चा सीखने आया था वो सीखा कि नहीं सीखा? आप एपटेक में आए हो ना, क्या करने आए हो? अगर सपोज आप 6 मंथ के प्रोग्राम में आए हो CPA के लिए, आप क्या करने आए थे? आप आए थे फ्रंट एंड डेवलपर बनने। सही। आप फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे नहीं अगर बन गए तो मैं सक्सेसफुल हूँ। और ये कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं सर जो रिकॉग्नाइज करती हैं आपकी? इंटरनेशनली बहुत सी यूनिवर्सिटी, मलेशियन यूनिवर्सिटीज है, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी के साथ तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस है। बोर्डन यूनिवर्सिटी है जो यूके में भी है, दुबई में भी है। मिडिलसेक्स दुबई में भी है, यूके में भी है, मॉरिशस में भी है। अच्छा अच्छा। तो बच्चे, और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पढ़ रहे हैं? वहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये हमारा जो प्रोग्राम है एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हमारा बच्चा 3 साल यहाँ पे पढ़ता है, 1 साल जा कर के मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अच्छा, और उसको सारा फैसिलिटेट आप करते हैं? जी बिल्कुल, यहीं से यहाँ हम फैसिलिटेट करते हैं उसको यूनिवर्सिटी के साथ गेट तक पहुँचाने तक। हाँ, ठीक। वीज़ा मिलना वो फिर बच्चे का अपना मामला होता है, और फिर आगे यूनिवर्सिटी के साथ उसका मामला अपना इंडिपेंडेंट होता है। उसमें हमारा काम है उसको सपोर्ट देना। हाँ, क्वालिफिकेशन नहीं करना, फिर उसका केस वहाँ तक पहुँचाना। आप मज़े की बात देखें कि एपटेक नाइजेरिया जो है वहाँ का 70% स्टूडेंट जो है वो मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी। अच्छा, एपटेक वर्ल्ड वाइड कितनी कंट्रीज के अंदर है? इट्स अराउंड 40 कंट्रीज। 40 कंट्रीज। इट्स अराउंड 40। अच्छा सर, मैं आपने बता दिया एपटेक किस तरीके से काम करता है, फैकल्टी किस तरीके से हायर होती है, आपने स्किल्ड जो है वो स्टूडेंट्स भी क्रिएट कर लिए। पाकिस्तान के अंदर, मैं ख़ासतौर पे आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट लेवल के अंदर एक शिकायत है कि यार हमारे पास जॉब की वैकेंसीज़ होती हैं लेकिन हमें स्किल्ड बंदे नहीं मिलते। तो मैं इस पे आपका पूछना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर आप लोगों का क्या फीडबैक है और हमारी क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्किल्ड बंदे नहीं निकल पा रहे जो कॉर्पोरेट लेवल पे चाहिए? करियर सर्विसेज का डिपार्टमेंट है हमारे पास। सही। और हर सेंटर में और अपना सेंट्रली भी करियर सर्विसेज की एक्टिविटीज़ होती हैं। सही। उसमें हम आईटी कंपनीज के साथ ऑन बोर्ड हैं, ठीक है, उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, जॉब फेयर्स करवाते हैं, आईटी कंपनीज आती हैं। और आपने जो बात कही ना कि जी पोजीशंस तो हैं लेकिन स्किल्ड बंदे नहीं हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड PSEB और पाशा, जी, पाशा सॉफ्टवेयर हाउस है। जी बिल्कुल। आप इनके स्टेटिस्टिक्स उठा लें, इनका दुख उठा लें, इनका दुख सुन लें कभी कि
25,000 ग्रेजुएट हर साल हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी से निकलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी की फील्ड के। सही। उसमें से एम्प्लॉयबल कितने? एम्प्लॉयबल इन टर्म्स ऑफ कि नौकरियां नहीं हैं, स्किल्ड कितने हैं? जी जी स्किल्ड कितने जी जिनको नौकरी दी जा सकती हो? जी, वो कितने हैं सर? आई थिंक जो लास्ट उन्होंने स्टेटिस्टिक्स परसेंटेज बता देंगे बस। 10 to 15%। और इसका रीज़न क्या है सर आपकी नज़र में? इसका रीज़न सिंपल है कि बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, यूनिवर्सिटी में वो थ्योरी 4 साल पढ़ के और फिर निकलता है, डिग्री लेके घूमता है, कहता है अब मुझे नौकरी चाहिए। आज के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के ट्रेनिंग दे। कि वो बैठ के ट्रेनिंग दे, बच्चे को तैयार करे, उसको सब कुछ सिखाए। और जितना काम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास भी रहा है और अल्लाह करेगा और बढ़ेगा। देखिए वहाँ पे इस काम में हमें काम कर रहा, हम अगर बाहर से कोई काम आपके पास आता है पाकिस्तान में, आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि मैं 6 महीने पहले बच्चा तैयार करूंगा, उसके बाद मैं आपको काम डिलीवर करूंगा। वो तो काम चाहिए। देखिए ये तो उस पेस पे कंपटीशन चल रहा है कि अगर आप नहीं डिलीवर कर सकते तो कोई और मुल्क डिलीवर कर देगा। बिल्कुल ठीक है, कोविड में इंडिया बंद हो गया। इंडिया बंद हुआ तो सबने देखा कि कौन सा मुल्क खुला है, पाकिस्तान। पाकिस्तान खुला था, तो सारा काम जो है ना आपके पास डाइवर्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि दुनिया वेट नहीं करती हमारे लिए। यहाँ पे जो हमारा बच्चा 4 साल अनफॉर्चुनेटली जो पढ़ के आता है यूनिवर्सिटी से, उसको हैंड्स ऑन कितना है। अच्छा सर, फिर कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर आप लोगों के ज़ाहिर इंटरव्यूज़ होते होंगे, तो फीडबैक लेवल और रेशियो कितना है कि आपके कितने बच्चे जो है उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके प्रोग्राम्स में? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर मैं किसी बच्चे को एपटेक में हायर करना चाहता हूँ तो वो कहता है सर सैलरी कितनी देंगे। ठीक है, एपटेक के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो मेरा जो एपटेक का 3 ईयर का ग्रेजुएट है, अगर मैं उसको कहता हूँ कि भाई तुम मेरे पास एज ए ट्रेनर बन जा, वो कहता है सैलरी कितनी देंगे, तो मैं अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी सैलरी बता के उसको कहता हूँ कि जी मैं चले स्टार्टिंग तो मैं 35,000 दूंगा। वो कहता है सर मैं 90,000 तो पहले कमा रहा हूँ, अच्छा फ्रीलांसर से कमा रहा हूँ, मैं फला जगह काम कर रहा हूँ, मेरे पास बच्चे नहीं मिलते, मुझे अपने लिए नहीं मिलते। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बता, आप फैकल्टी की बात कर रहे मैं आपको एक आई डोंट नो, सॉरी अगर मैं हैं? नहीं ये एक छोटा सा मैं आपको नंबर अगर शेयर करूं, जी जी उसमें चले मुझे ढूंढना पड़ेगा। आप मेरे जो ये 6 महीने गुजरे ना, इस 6 महीने की हमारी जो प्लेसमेंट्स हुई, जॉब प्लेसमेंट्स हुई, जी जी ठीक है, वो अराउंड 800 बच्चा प्लेस हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी रेंज जो रेंज नहीं कहूँगा, हाईएस्ट सैलरी जो किसी बच्चे को ऑफर हुई है, एपटेक के ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ मैं, सही, हाईएस्ट सैलरी इन 6 महीनों की बात कर रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए, 2.25 लाख, 2.25 भी हुई है, 2.5 भी हुई है। ठीक है, एंड एवरेज से सैलरी वेंट टू 45,000। तो इंशाल्लाह स्किल्ड बच्चे जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस साइड पे काम कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं। मेरा पूरा फोकस इस पे है कि हम पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को, पाशा को, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को, इनको हम वो रिक्वायर्ड स्किल्ड यूथ प्रोवाइड करे, एमटेक वो यूथ प्रोवाइड करे जो कि हमारे पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने में मदद दे, और एपटेक उसके अंदर एक अपना रिक्वायर्ड जो भी रोल है वो उससे बढ़ के प्ले करे। और इंशाल्लाह ताला इस पे हम मुसलसल, और हम एक बात आपको और बताऊं कि क्यों मेरा बच्चा इतना जल्दी एम्प्लॉयबल हो जाता है, क्योंकि वी फोकस ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, जो आज मार्केट को चाहिए, वही चाहिए, जो आज इंडस्ट्री को चाहिए, हम वो सिखाते हैं, वो पढ़ाते हैं। सही। लेकिन आप अगर अगेन वही बात आ जाती है, फिर कंपेरिजन में चला जाता है। मैं यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा ना, तो वहाँ पे पहले तो मुझे मैथ भी पढ़नी है, पाकिस्तान स्टडी भी पढ़नी है, मुझे इस्लामियात भी पढ़नी है, फिर मुझे कुछ अब कैलकुलेशन
ठीक है, these all contribute to your grooming, to your conceptual knowledge. ठीक है, इस वक्त आप किसी भी आप चले जाएं, पाशा में चले जाएं, किसी भी बड़ी कंपनीज में चले जाएं, वो कहते हैं यार मुझे तैयार बच्चा चाहिए, मुझे तैयार बच्चा चाहिए। अच्छा सर, मैं इसको रैप अप करूं इससे पहले लास्ट सवाल आपसे मैं पूछूंगा। एक ऐसा कंपैरिजन है जो मेरे ख्याल में हर दफ़ा होता है और हर जगह होता है, वो ये है कि हमारे नेबर कंट्री हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, उनके सिर्फ बेंगलोर सिटी की अगर मैं बात करूँ, उसके एजुकेशन लेवल को पूरा पाकिस्तान जो है वो मैच नहीं कर पाता। आपके नज़र में वो उसकी एक रीज़न क्या है? पॉलिसीज़ हैं, वॉल्यूम है, या आपके हमारा क्या? कोई मुकाबला नहीं है। अब तो ये सवाल जो है ना सुन के अजीब लगता है, क्योंकि हमारा कोई मुकाबला नहीं है, मैं समझता हूँ। हम कितने साल पीछे चलेंगे सर? हम इंडिया से 100 साल पीछे। आईटी की फील्ड की बात करें, हम इंडिया से, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा काम, हमें काम जो उनको आता है वो हमें भी अभी आता है। हमारा भी बच्चा उतना ही स्किल्ड है जितना उनका बच्चा स्किल्ड है, ठीक है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो चुका है ओवर द इयर्स, मैंने आपको कायदे-ए-आज़म की मैसेज बिल्कुल की बात बताई, बिल्कुल 1947 जी जी इंडिया बिल पास करता है आईआईटी का, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईआईटीज बनाता है, जी जी ठीक है, इंडिया आईआईटीज बनाता है। इधर कायदे-ए-आज़म को अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी नहीं दी कि वो आगे हमारे साथ रहते, एजुकेशन पे काम। वो उन्होंने ये मैसेज हमें क्लियर कर दिया कि ये रोड मैप है तुम्हारा, कि फोकस ऑन यूथ एंड देयर एजुकेशन इन टेक्निकल एंड वोकेशनल फील्ड्स, उन्होंने हमें दिया। हमने उस मैसेज को डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड, बहुत सही लफ्ज यूज किया, डिस्कार्ड करिए, तो मैंने गूगल पे सर्च करके निकाला। मैं ये सोच रहा था कि कायदे ने कुछ तो बोला होगा, सही। तो वो ये, अब आप ये देखिए, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, आईआईटी बनाया 1947 से 70 साल उन्होंने आपकी नज़र में पॉलिसीज़ का सबसे बड़ा एक रीज़न है। एग्जैक्टली। सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और आपके बारे में जो हमने आपसे जो काफ़ी चीज़ें सीखी, और एप्टेक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगी। आई एम वेरी मच श्योर कि स्टूडेंट्स को बहुत चीज़ें पता लगी होंगी। तो आपको टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से कभी भी कोई भी चीज़ एडमिशन वगैरह हो तो एप्टेक की किसी ब्रांच को ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो विजिट कर सकते हैं, वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। टिल देन कमेंट्स में लाजमी बताइएगा अगर आपके लिए कोई भी सवाल हो इकबाल साहब के लिए, वो आप इनसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।